नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं इस वीडियो में। जैसे हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक यंत्र, यानी कि जो गणना करता है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से ही बनाया गया है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, अर्थात ये एक ऐसी यंत्र है जो मूल रूप से गणना करता है, यानी कि गिनती करता है। वास्तव में इसके अंदर हर प्रकार के जो भी कार्य होता है, चाहे आप खेल के क्षेत्र में उसको उपयोग करें या कोई पढ़ाई के क्षेत्र में उपयोग करें, कोई वीडियो चलाने के लिए आप उसका उपयोग कर रहे हैं, बातचीत हो, चेहरा हो, इस सब की प्रक्रिया के लिए वह शून्य और एक में रूपांतरण करता है और मूल रूप से उसकी गिनती ही करता है। तो ये एक संगणक यंत्र है, ये एक गणना करने की यंत्र है। तो जिस समय में, जिस कालखंड में गणना करने के जिस उपकरणों का, सामग्रियों का प्रयोग में लिया जा रहा था, उस कालखंड के लिए उस उपकरण को कंप्यूटर माना जा सकता है। जब पाषाण युग से आगे चल करके गिनती करने के लिए कोई भी चीज़ सामूहिक रूप में रहना, बसवास करना सीखा, एक संख्या को सूचना करने के लिए वह सबसे पहले अपना हाथों की उंगलियों का काम में लेता था। हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं। इन 10 उंगलियों को आधार मानते हुए गणना की पद्धति शुरू हुई, जो आज भी हम प्रयोग में लेते हैं, जिसे हम दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। क्योंकि किसी चीज़ को संख्या के रूप में दिखाने के लिए, गिनती करने के लिए हम सामान्यतः उंगलियों का प्रयोग में उस ज़माने में भी लेते थे। किंतु जब 10 से ज़्यादा हुआ, किसी भी संख्या को, किसी भी समूह को अगर बताने के लिए, तो उस कालखंड में कैसे किया जाता था? तो सामान्य रूप से पत्थर कंकड़ों को वह गिनती करने के लिए प्रयोग में लिया गया। यानी कि वो पत्थर और कंकड़ उस समय में एक ऐसी उपकरण था जिसको संगणक यंत्र के रूप में, संगणक के रूप में प्रयोग में लिया जाता था। ये कोई यंत्र तो था नहीं, परंतु उस ज़माने में उसको कंप्यूटिंग करने के लिए काम में लिया जाता था। फिर आगे चल करके 500 ईसा पूर्व में मिस्र में ऐसी उपकरण का प्रयोग में लिया गया जिसके अंदर, जिसे हम सामान्यतः आज भी देख पाते हैं। शिशु भाग में बालकों को पढ़ाया जाता है तो उनको इस तरह का स्लेट, पाटी जिसको कहते हैं, उसमें इस तरह का बाजार में आप उपलब्ध होते हुए देखेंगे, जिसमें तारों के ऊपर मोतियों को पिराया गया है। उन मोतियों के द्वारा गणना करना सिखाया जाता है। लाल पीली बहुत सारे मोती, बहुत सारे तार के ऊपर पिरे हुए गए हैं। उस उपकरण का नाम, जिसका नाम एबाकस था, ये पहला उपकरण है जिसे गणना करने के लिए काम में लिया गया, जिसे जापान में सारोबान के नाम से भी प्रयोग में लिया गया। उसका नाम सारोबान रखा गया। तो इसकी जो प्रारूप था वो आज भी बहुत लोकप्रिय है। ऐसा भी कहा जाता है कि चाइना में कि गणना करने के लिए एबाकस की पद्धति आधुनिक कंप्यूटर से भी आगे चल करके तेज गति से किया जा सकता है। ऐसा आज भी इसे माना जाता है, बहुत तीव्र गति से करने वाला गणना पद्धति। ऐसे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए एबाकस के प्रयोग बहुत साल तक चलता गया। 17वीं सदी में एक गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने लघुगणक या लॉगरिथम नाम के गणित की एक भाग का खोज किए, द्वारा log mn इक्वल टू log m गुणा log m गुणा n इक्वल टू log m प्लस log n, यानी कि गुणन को योग के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के लॉगरिथम का प्रयोग में लेकर के जो एबाकस के द्वारा जोड़ और बाकी का कार्य ही किया जा सकता था, इन्होंने जो उपकरण का प्रयोग में लिए
जिसे आगे चल करके नेपियर बोन्स कहा गया, जिसे नेपियर बोन्स के नाम से नाम दिया गया। नेपियर बोन्स के द्वारा गुणा और भाग कार्यों को भी किया जा सका। फिर इसके बाद 1642 में एक गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नाम की एक उपकरण प्रयोग में लिए, जिसके अंदर बहुत सारे पुली, चेन, बेल्ट, शाफ्ट, गियर, इस तरह का उपकरण में लेकर के हर प्रकार के गणितीय कार्यों को करने के लिए एक खास उपकरण बनाए। तो पास्कलिन एक पहला यांत्रिक कंप्यूटर के रूप में मान्यता प्राप्त किया। अब तक कोई यंत्र नहीं बना था, ये एक सामग्रियाँ हुआ करता था। नेपियर बोन्स कहिए, सारवान कहिए या एबाकस कहिए। किंतु ब्लेज पास्कल ने 1642 में पास्कलिन नाम के यंत्र का निर्माण किए थे, जिसके द्वारा गुणा भाग इत्यादि सारी कार्यों को किया जा सकता था। फिर आगे चल के आधुनिक कंप्यूटर जिस आधारभूत ब्लॉक डायग्राम के ऊपर बनाया गया है, वो जिनकी दिमाग की सृष्टि थी, वो जिन्हें हम आधुनिक कंप्यूटर के सृष्टा मानते हैं, वो है चार्ल्स बाबेज। क्या नाम है? चार्ल्स बाबेज। तो चार्ल्स बाबेज ने पहला भाप से चलने वाला एक यंत्र 1834 में निर्माण किए, जिसका नाम दिए थे उन्होंने एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन। इसी क्रम में उन्होंने डिफरेंस इंजन नाम का भी उपकरण का यंत्र का निर्माण किए। इस कालखंड के बीच में एक जोसेफ मैरी जैकार्ड कह करके एक बुनकार, जो कपड़ा बुनते थे, सीना अलग है, बुनते थे, तो वो बुनकर जो हाथ करघा यंत्र जिसको लूम कहा जाता है, जिसे लूम का हैंडलूम आप नाम सुने होंगे, लूम कहा जाता है। इस तरह का जोसेफ मैरी जैकार्ड, इन्होंने एक समान पैटर्न बनाने के लिए, कपड़ों के ऊपर समान डिजाइन छापने के लिए एक पद्धति विकसित किए थे कि पाटे के ऊपर जिस जगह में सुई को ऊपर आ करके अलग रंग का धागा चलेगा उसके ऊपर, तो उन्होंने उस पाटे के ऊपर छेद बना करके उसको आगे आगे समान डिजाइन छापने के लिए एक फिक्स पैटर्न की छेद करते हुए एक पैटर्न की पाटिया का प्रयोग में लेते थे। उस अवधारणा का उपयोग करते हुए 1890 में हर्मन होलरिथ, सन 1890 में, नाम है इनका हर्मन होलरिथ, हर्मन होलरिथ ने 1890 में टेबुलेटिंग मशीन नाम की एक उपकरण का प्रयोग किए, जिसके अंदर वह उस छेद वाले जो पैटर्न होता है, पाटिया के बदले में कुछ मोटा कागज के ऊपर छेद बना करके तथ्यों को संग्रह करके रखने के लिए इन्होंने पोस्ट कार्ड का प्रयोग में लिए। पोस्ट कार्ड, ये जो पोस्ट कार्ड कहा गया है, पोस्ट मतलब छेद, ये एक कार्डबोर्ड की तरह थोड़ा मोटा कार्ड का आकार का होता था, इस प्रकार के आकार का होता था, जिसके अंदर 80 कलम्स यानी कि 80 इस तरह का खड़ी खड़ी छेद की समूह बना जा सकता है, और 12 पंक्तियां ऐसा होता था, यानी कि प्रत्येक अक्षर को 12 बीट की कोड बना करके उसमें इस तरह का किसी रो और कलम में प्रतिच्छेदन से प्रत्येक स्तंभ में
यानी कि कलम में एक अक्षर को संधारित करने की रखने की व्यवस्था की गई, यानी कि एक कार्ड के ऊपर एक वाक्य को संधारण करके रखा जा सका। ये जो हर्मन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन नाम की संस्था का गठन किए, टेबुलेटिंग मशीन, ये जो कॉरपोरेशन अमेरिका में इन्होंने बनाए, ये आगे चल करके आज की तारीख में इसी का ही नाम चल करके IBM, सबसे बड़ा नाम, जाने माने नाम कंप्यूटर की दुनिया में IBM का नाम आप लोगों ने सुने होंगे, क्योंकि IBM ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन प्रक्रिया को निर्माण करने के श्रेय जाता है। अगर कोई भी उपकरण IBM के मशीन में लगता है तो दुनिया के किसी भी जगह में इसका उपयोग में लिया जा सकता था। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन को देने के लिए उस कुछ कालखंड तक, बहुत अभी कुछ समय तक IBM एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर का प्रयोग में लिया जाता था। तो IBM आज की तारीख में भी हार्डवेयर की दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, शीर्षक संगठनों में से एक है। तो इसको बनाने वाले थे हर्मन होलेरिथ, और होलेरिथ ने जो कोड के आधार पर पोस्ट कार्ड के ऊपर छिद्र को बना करके संचय करते थे, उसको होलेरिथ कोड नाम दिया गया था, जो कि हर एक अक्षर, चिन्ह, निशान, जो भी बिंदु हो चाहे अंक हो, उन सब के लिए 12 बीट की कोड उन्होंने बना करके दिए थे। इसके आगे 1890 में जो टेबुलेटिंग मशीन था, उसके अंदर पंच टू कार्ड, कार्ड टू पंच मशीन के द्वारा तथ्यों को संग्रहण करके रखा जाता था। 1937 में टूरिंग मशीन का खोज किया गया, जिसके अंदर प्रोग्राम को भी, आदेशों के भी इसी पोस्ट कार्ड के माध्यम से दिया जाने लगा, यानी कि प्रोग्रामिंग करने का कार्य शुरू हुआ। इसी क्रम में 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जॉन एकेन ने मार्क I नाम की कंप्यूटर का प्रयोग किए, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यानी कि पहला कंप्यूटर बना मार्क I, जिसके अंदर विद्युत का प्रयोग में लिया गया, विद्युत यांत्रिक। अभी तक जो थे ये सारे जो उपकरण हुआ करता था, इन उपकरणों में पूरी तरह यंत्र था, यांत्रिक भाग था, मैकेनिकल कंप्यूटर्स हुआ करते थे। बहुत सारे पुली हो, चेन हो, शाफ्ट हो, इस प्रकार के उपकरण से ही कंप्यूटरों का, यंत्र का निर्माण होता था। किंतु विद्युत का उपयोग मार्क I में पहली बार किया गया। इसी क्रम में आगे चल करके 1942, यानी कि पिछले सदी के अंतिम भाग में, 1942 में से लेकर के 1955 तक, ये कालखंड को हम फास्ट जेनरेशन, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का कहा गया, क्योंकि यहाँ पहली बार के लिए अर्धचालक वैक्यूम ट्यूब, यानी कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग में लिया गया। निर्वात ट्यूब ये एक अर्धचालक के रूप में प्रयोग में लिया गया। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़माना शुरू हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का, अभी तक इलेक्ट्रिक हो या यांत्रिक कंप्यूटर का प्रयोग होता था। 1942 से पहली बार के लिए निर्वात ट्यूब का खोज करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की संसार शुरू हुआ। आप समझ सकते हैं कि इसको शुरू होते हुए 60-65 साल ही हुआ है, यानी कि इतने वर्ष तक इंसान बिजली की प्रयोग किए बिना गणना करता था। परंतु ये 1943 हो 1942, इस कालखंड के अंदर 1940 दशक में जब विद्युत का उपकरण करके गणना करने के यंत्रों का प्रयोग में उद्भावन किया गया है। ठीक है,
इसके अंदर जॉन वन न्यूमैन इनके द्वारा बनाया गया ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इत्यादि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर माना गया। इस पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में हम निर्वात ट्यूब का मूल रूप से उपकरण के रूप में प्रयोग करते थे। ENIAC का आकार एक विशाल कक्ष के समान हुआ करता था, किंतु आगे चल करके जब सिलिकॉन टेक्नोलॉजी अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का अर्धचालक गुण को खोजा गया, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इस तरह का धातु के उपकरण से निर्वात ट्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता था, बहुत तारों की गुच्छा हुआ करता था, जैसे मैंने बताया कि विशाल कक्ष के रूप में होता था, तो इसके अंदर इतने तार होता था और इतना गर्म होता था कि उसको ठंडा रखने के लिए एक शीत ताप नियंत्रण करने एक संयंत्र लगाना पड़ता था ताकि उसको ठंडा रखा जा सके, यानी कि पूरा एक एयर कंडीशन का प्लांट लगाना पड़ता था उस कमरे को ठंडा रखने के लिए, उस कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए। और उसके अंदर जाना, क्योंकि हर तरफ तार ही तार होता था, बहुत खतरनाक था और उसकी लाइफ टाइम बहुत कम था, क्योंकि कभी भी कोई भी ट्यूब खराब हो सकता है ओवरहीट होने के द्वारा। अगर एक पुर्जा अगर खराब होता है तो पूरा कंप्यूटर बेकार हो जाता था। तो 1955 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया। 1955 से लेकर के 1964 तक जो कालखंड है उसे सेकेंड जेनरेशन कहा गया। सेकेंड जेनरेशन कहा गया। इस सेकेंड जेनरेशन के अंदर जो मूल उपकरण था, सामग्री लगाया गया था, वह था ट्रांजिस्टर। इसके कारण से, जो कि सिलिकॉन से निर्माण होता था, तो ये ट्रांजिस्टर के कारण से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, कीमत बहुत कम हो गया और उसकी गति भी बढ़ गई, विद्युत की खपत भी कम होने लग गया। तो हर प्रकार से फायदा ही हुआ ट्रांजिस्टर के उद्भावन से। इस कालखंड में IBM 700, IBM 1400, ICL 1704 इस तरह नाम से कंप्यूटरों का निर्माण किया गया। इसके बाद तीसरे पीढ़ी 1964 से लेकर के 1971 तक थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना गया। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी शुरू हुई। इस कालखंड में क्या निर्माण किया गया? मूल पुर्जा था, जैसे पहले निर्वात ट्यूब था, बाद में ट्रांजिस्टर था। इस तीसरी पीढ़ी में हम इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ, बहुत सारे कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर आदि बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक ही सर्किट के अंदर एक छोटा सा जगह, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप कहते हैं, उसके अंदर समाहित करके रख दिया गया, जिसके कारण से पुनः कंप्यूटर के आकार भी छोटा हो गया, गति बढ़ गया, विद्युत की खपत कम हो गया, गर्म कम होगा और कीमत भी कम होता गया। इस प्रकार की तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर हमने आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किए। पहले पीढ़ी के अंदर हम भाषाओं के रूप में प्रयोग में लेते थे मशीनी भाषा और असेंबली भाषा।
दूसरे पीढ़ी के अंदर हम उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रयोग में लिए, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल इत्यादि। ये उच्च स्तरीय भाषाओं के निर्माण करने का कार्य शुरू हुआ। जब इंटीग्रेटेड सर्किट बना, इस तरह जब हजारों लाखों तरह का, उससे भी अधिक छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे को इतनी सी छोटे से आईसी के अंदर यानी कि चिप के अंदर रखने की क्षमता का विकास किया गया, इसको हमने कहे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसको हमने कहे चौथी पीढ़ी, यानी कि 1971 से लेकर के 1985 तक हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहे। इसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग में लिया गया। जब आईसी बन गया तीसरी पीढ़ी में, तब हम माइक्रो प्रोसेसर का खोज भी कर लिए, यानी कि यहाँ माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हो गया। इस माइक्रो प्रोसेसर को प्रयोग करते हुए IBM 360, 370, ICL 1900 आदि कंप्यूटर का निर्माण किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर IBM का 8085, 8086। चित्र के आधार पर आप देख सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी जो है कि 1937 से 1958 तक गया। उसके प्रमुख निर्बाध ट्यूब था। इसमें मशीनी और असेंबली भाषा का उपयोग होता था। कंप्यूटर के जो उस जमाने में जो कंप्यूटर थे वो थे ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC। उनकी विशेषता है धीमा निवेश निर्गम था, खूब गर्म होता था, वातानुकूलन संयंत्र का प्रयोग होता था, बहुत कम मेमोरी, पोस्ट कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग होता था संधारण करने के लिए। द्वितीय पीढ़ी के अंदर हम व्यवहार में, द्वितीय पीढ़ी जो कि 1959 से लेकर के 1964 लगभग, उसमें हम ट्रांजिस्टर का खोज किए। इसके अंदर उच्च स्तरीय भाषा जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक इत्यादि उपयोग में लिया गया। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग आसान, इसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया, प्रोग्रामिंग आसान हो गया। कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ क्योंकि ट्रांजिस्टर के कारण एकदम से उसके आकार के कमी और बिजली की खपत में कमी होने लग गया। चुंबकीय बाह्य भंडार यंत्रों का जैसे मैग्नेटिक टेप, डिस्क इत्यादि का प्रयोग में लेने लग गए। फ्लॉपी डिस्क इत्यादि का खोज किया गया। ये अधिक गर्म नहीं हुआ, यानी कि एक आकार भी छोटा होता गया और इसके हर प्रकार के फायदा ट्रांजिस्टर की खोज के साथ हर प्रकार के फायदे हमको मिलने लगे। तृतीय पीढ़ी में और छोटा करके हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जो कि 1965 से 1971 तक के दौर था। इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो एक समान सभी कंप्यूटर में समरूप लाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं, हर कोई भाषा उसमें काम कर सकता है, हर कोई मशीन एक जैसा ही डाटा का आवागमन करो, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग में लिया गया। जैसे OS2, DOS, विंडोज इत्यादि हम व्यवहार करते हैं। यूनिक्स, जेनिक्स, लाइनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम है। ये तृतीय पीढ़ी से हम प्रयोग में लिए। इसके अंदर जो कंप्यूटर निकाले गए वो है IBM 360, 370, ICL 1900, VAC 750, B 6500। ये कंप्यूटरों के नाम थे। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, मानकीकरण हो गया, मेमोरी में इजाफा हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग तकनीक, एक साथ कई सारे कार्य करने के लिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग माहौल का भी निर्माण होने लग गया। चौथी पीढ़ी के बारे में जैसे विवेचना किया जा रहा है कि 1971 से 1984 तक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। इसमें आप अल्टेयर, सबसे पहला कंप्यूटर को माना गया अल्टेयर, IBM 80, 85, 86 IBM की पीढ़ी यहाँ से शुरू हुआ है।
वेरी 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 लार्ज स्केल और वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ आईबीएम की जो आधुनिक कंप्यूटरों का श्रेणी है, ये अभी आईबीएम 8085 से शुरू होता है। इसके माइक्रोचिप के कारण लैपटॉप या पामटॉप कंप्यूटर का निर्माण संभव हो पाया। साधारण व्यक्ति एक कंप्यूटर तक पहुंच पाया, इसलिए पर्सनल कंप्यूटर्स ज़्यादा लोकप्रिय होने लग गए। सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण हुआ। इसका आगे पंचम पीढ़ी किया गया है, जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आदेश विहीन सॉफ्टवेयर, मानवीय भाषाओं को समझने की क्षमता, हम बोलेंगे और उसको कंप्यूटर समझ करके उसके अनुसार काम करने लग जाएगा। वह स्वयं निर्णय ले सकता है, नई सोच बना सकता है। यह अभी जितने भी विकसित करे, जितने भी उसके अंदर बुद्धिमत्ता के देने की प्रयास हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाता है और इंसान की तरह पूरा सोच सके, ऐसा वो कंप्यूटर बनाने की जो प्रक्रिया है अभी निरंतर सतत उसके ऊपर गवेषणा चले जा रहा है। रोबोट्स बनाए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में। यहाँ जो है कृत्रिम विचार शक्ति यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, यहाँ मल्टी प्रोसेसर, एक से अधिक प्रोसेसर, यहाँ पेंटियम की जेनरेशन शुरू होता है, पेंटियम 1 2 3 4। अगर इस चीज को हम नोट्स के द्वारा देखते हैं, हम यहाँ देखेंगे कि ये सभी चीजें जो हमने आपको बताया अभी तक, इसको नोट्स के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। निजी उपयोग के लिए पर्सनल कंप्यूटर जैसे आईबीएम 1981 तथा एप्पल ने 1984 में अपने कंप्यूटर को बाजार में उतारा। कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि डॉस की जो माहौल है, कमांड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारी चीजों को पढ़ते हुए वो आदेशों की अनुपालना करता है, हमारा कमांड को वो समझ पाता है। इस तरह कमांड लाइन इंटरफेस इससे बेहतर आगे चल करके जो अधिक लोकप्रिय हुआ वह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस यानी कि आदेशों को चित्र के रूप में देने से ज़्यादा व्यवहार करना आसान और याद रखना कमांडों को, इसका ग्रामर यानी कि सिंटैक्स फॉर्मेट को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कोई फाइल को कॉपी करना है, सीधा उस चित्र के द्वारा कॉपी किया जा सकता है, क्लिक करके ड्रैग करके इत्यादि बहुत आसान प्रक्रिया से सभी कार्यों को किया जा सका, इसलिए यह अधिक लोकप्रिय हो गया। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम WWW का स्थापना के बाद कंप्यूटर एक नित्य व्यवहार सामग्री बन गया, यानी कि आप इंटरनेट को किसी भी उपकरण तक पहुंचा सके। आपकी गाड़ी कहाँ है आप यहाँ घर बैठे जान सकते हैं आपके मोबाइल पर। इस प्रकार के जीपीएस सिस्टम का और कई सारे जो नेट आपके साथ जुड़ गया, इंटरनेट आपके साथ हर पल जुड़ा हुआ है। आप मोबाइल लेके बैठे हैं तो दुनिया से आप कहाँ हैं आप ये भी दुनिया को पता लग सकता है, ट्रैक किया जा सकता है आपकी फोन कहाँ है या आप कहाँ हो। इस प्रकार के इंटरनेट को तकनीक इतना आसान हो गया है कि इंटरनेट को किसी भी उपकरण, आपकी एक हाथ की घड़ी, आपकी अंगूठी, जिसे आप बड़ी आसानी से शरीर पे पहने सकते हैं। इस प्रकार के चीज़ों में भी हम इंटरनेट का या कंप्यूटर जैसा प्रयोग में ले सके, इसके लिए WWW कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का स्थापना किया गया। लैपटॉप स्मार्टफोन से आगे आधुनिक जगत में एआई से लेस, एआई साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम विचार शक्ति उपकरण जिन्हें घड़ी, हैंडबैंड, चश्मे जैसे शरीर में धारण किया जा सकेगा निजात हो गया। थोड़ा विवेचना करते हैं कि जैसे हमने पहले भी बता दिया गया 1947 से शुरू किए थे हमने कि ट्रांजिस्टर का खोज हुआ था। यहाँ से ट्रांजिस्टर खोज होने के बाद जो गति किस प्रकार के आगे बढ़ा है और एक्स एक्सिस में वर्षों को दिखाया गया है और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यानी कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर कितने संख्या के ट्रांजिस्टर रहा करता था। 1971 में हमने IBM 4004 इस तरह का एक माइक्रो प्रोसेसर निकाला जो कि 4 बीट का सिंगल कोर एक ही परत का
माइक्रो प्रोसेसर था। इसके अंदर 2300 ट्रांजिस्टर यानी कि 2300 ट्रांजिस्टर होता था। 1972 में 8008 जो कि 8 बीट प्रोसेसर बना। इसके अंदर 3500 4004 के बाद तुरंत बाद 8008 यह है। इसके अंदर 3500 ट्रांजिस्टर समाहित करके इस इंटीग्रेटेड सर्किट में रहा था। उसके बाद 74 में 8080 बाजार में उतारा जो कि 8 बीट था। इसके अंदर 4500 ट्रांजिस्टर को समाहित किया गया था। 1978 में 8086 इस तरह का इस नाम से बाजार में उतारा गया जो कि 16 बीट का माइक्रो प्रोसेसर था, सिंगल कोर। इसके अंदर 29,000 ट्रांजिस्टर था। उस समय के लिए ये बहुत बड़ी था, परंतु आज की दृष्टि से नहीं है। 1979 में 8088 बाजार में उतारा। 1982 में 80286 जो कंप्यूटर आप देखेंगे यह 1982 में आया। यह 1,34,000 इसके अंदर ट्रांजिस्टर समाहित करके रखा गया। फिर तुरंत बाद 386 थोड़ी दिन के बाद आया 1985 में जो कि 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है। अब ये 32 बीट 16 बीट 8 बीट जो कह रहे हैं इसको आगे चलकर आपको समझ में आएगा कि ये बीट कहने का तात्पर्य क्या है। यह उस माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड साइज बता रहा है कि इतने संकेतों को एक साथ वह क्रियान्वयन कर पाता है। तो इस प्रकार की 386 जो 1985 में आया था वह 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर था जिसके अंदर 2,75,000 लगभग 2.25 लाख ट्रांजिस्टर इसके अंदर समाहित करके रखा गया। फिर 1989 में 80486 जिसके अंदर 12 लाख ट्रांजिस्टर को समाहित किया गया। फिर जमाना शुरू हुआ 486 के बाद 1993 में पेंटियम नाम से कंप्यूटर उतारा गया जिसके अंदर 31 लाख माइक्रो प्रोसेसर को समाहित किया गया था। इसी प्रकार की पेंटियम प्रो जो कि 1995 में आया था उसके अंदर 55 लाख रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर इन सबको समाहित करके रखा गया। पेंटियम सेकेंड P2 कह करके 1997 में बाजार में उतारा गया जिसके अंदर 75 लाख था ट्रांजिस्टर। 1999 में P3 यानी कि पेंटियम 3 प्रोसेसर आया जिसके अंदर 95 लाख ट्रांजिस्टर को समाहित करके रखा गया था। सन 2000 पेंटियम 4 आया था जिसके अंदर 4 करोड़ 20 लाख इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को यानी कि ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर को समाहित करके रखा गया था। अब तक के कंप्यूटर सिंगल लेयर यानी कि सिंगल कोर प्रोसेसर थे। अब 2 कोर यानी कि डुअल कोर प्रोसेसर आया 2006 में जो कि 32 बीट का था। इसके अंदर 15 करोड़ ट्रांजिस्टर्स को और उपकरणों को समाहित करके वो छोटे से चिप के अंदर समाहित करके रखा गया। 2008 में i7 नाम की प्रोसेसर में बाजार में उतारा गया जो आज 4 से लेकर के आप देख सकते हैं 4 से लेकर 10 कोर तक यानी कि क्वाड कोर से लेकर के 10 कोर तक के प्रोसेसर बाजार में उपलब्ध होते हैं जिसके अंदर 73 करोड़ पुर्जों को यानी कि ट्रांजिस्टरों को इस तरह का अन्य सामग्रियों को इन छोटे से जगह में अलग अलग परतों में उस परिपथ के अंदर समाहित करके रखा गया है। ये मोटा मोटा भारत से इसकी शुरुआत हुई थी जीरो का खोज के साथ और आगे चल करके सुपर कंप्यूटर जैसे भारत में परम सीडेक कंपनी ने परम कंप्यूटर के नाम से बाजार में सुपर कंप्यूटर उतारा। ये आज तक के विकास के क्रम है जिसको आपके इस भाग में बताया गया। धन्यवाद।